खबरों से सच्चाई तक, वायरल विचार। नमस्कार। आज हम एक बेहद ज़रूरी विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं। ये है मतदाता सूची, मतलब वोटर लिस्ट, और उसका नवीनीकरण। खास तौर पर बिहार में जो हाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया हुई और आधार की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट का जो एक अहम फैसला आया है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है, ये समझना कि ये वोटर लिस्ट आखिर अपडेट कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल क्यों देना पड़ा और इसका क्या मतलब है, और सबसे जरूरी हम सब के लिए, एक आम मतदाता के लिए ये सब क्यों मायने रखता है। आपको पता है, बिहार में हाल ही में जो वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट आया, उसमें से करीब 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए थे। हाँ, 65 लाख, ये बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आइए इसकी पर्दे खोलते हैं। बिल्कुल। देखिए, किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि उसकी जो मतदाता सूची है वो एकदम सटीक हो, ताज़ा हो। और ये कोई ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया और हो गया। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना। कुछ लोगों का दुखद निधन हो जाता है और कभी कभी तकनीकी गड़बड़ी से या मानवीय भूल से एक ही नाम कई जगह आ जाता है, डुप्लीकेशन जिसे कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए लिस्ट को नियमित रूप से अपडेट करना ही पड़ता है। और ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण या SIR है, जैसा बिहार में हुआ, वो इसी सफाई की प्रक्रिया का एक, कह सकते हैं, सघन रूप है, जो समय समय पर होता है ताकि ये पक्का हो सके कि सिर्फ योग्य मतदाता ही सूची में रहें। अच्छा, तो बिहार में ये SIR हुआ और जैसा आपने बताया, करीब 6-6.5 लाख नाम हटाए गए। बहुत बड़ा नंबर है ये। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने खासकर उन लोगों के लिए जिनके नाम हटाए गए थे, एक काफी वोटर फ्रेंडली रास्ता सुझाया है। हाँ, बिल्कुल। और वो रास्ता ये है कि जिन लोगों के नाम इस ड्राफ्ट सूची से हटे हैं, वे अब अपना नाम वापस जुड़वाने के लिए दावा फॉर्म यानी क्लेम फॉर्म भर सकते हैं। पहचान के लिए उन्हें अपना आधार कार्ड देना होगा, या फिर चुनाव आयोग ने जो 11 दूसरे दस्तावेज तय किए हैं, उनमें से कोई भी एक जमा करा सकते हैं। ऐसा लगता है कि पहले शायद सिर्फ आधार पर ही कुछ ज्यादा जोर था, या शायद स्पष्टता नहीं थी, पर कोर्ट ने अब विकल्प साफ कर दिए हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन है। और एक और दिलचस्प बात पता चली। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो राजनीतिक दल है, उनकी तरफ से कोई ठोस पहल ना होने पर थोड़ी हैरानी भी जताई। कोर्ट का मुख्य जोर इसी बात पर था कि प्रक्रिया ऐसी हो जो मतदाता के लिए आसान हो, उसे बेवजह की मुश्किल ना हो। हाँ, बिल्कुल सही। और ये फैसला देखिए कई मायनों में अहम है। पहली बात तो यही जो आपने कही कि इसने उन लाखों लोगों के लिए प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया है जिनके नाम हटे थे। अब उन्हें पता है कि करना क्या है, स्पष्ट निर्देश हैं और विकल्प भी हैं। उन्हें यहाँ वहाँ भटकना कम पड़ेगा। और इसमें जो खास बात है वो आधार की भूमिका को लेकर है। आधार को माना गया है, लेकिन उसे एकमात्र रास्ता नहीं बनाया। देखिए, आधार आज भारत में पहचान का एक बड़ा दस्तावेज तो बनी गया है, इसमें कोई शक नहीं, और सरकारी कामों में, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में इसका इस्तेमाल बढ़ भी रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो जो 11 अन्य दस्तावेजों को भी मान्यता दी है, उससे एक बहुत जरूरी संतुलन बना है। सही बात है। हाँ, ये पक्का करता है कि अगर किसी के पास आधार नहीं है या वो किसी वजह से उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो भी वो अपने वोट के अधिकार का दावा करने से रह ना जाए। ये जो समावेशी नजरिया है, ये बहुत जरूरी है, खासकर भारत जैसे विविधता वाले देश में। ये बात तो बिल्कुल सही है कि विकल्प होने से प्रक्रिया ज्यादा समावेशी बनती है, लोगों को आसानी होती है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये जो 11 वैकल्पिक दस्तावेज हैं, उन्हें जुटाना हमेशा आम आदमी के लिए उतना ही आसान होता है जितना शायद आधार देना? इसमें भी कोई चुनौती हो सकती है क्या? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। सैद्धांतिक तौर पर हाँ, 11 विकल्प देना बहुत अच्छी बात है। इनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, ऐसी कई चीजें शामिल हैं। अब शायद शहरी इलाकों में या जो लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए आसान हो, लेकिन जरा सोचिए, दूर दराज के गांव, असंगठित क्षेत्र के मजदूर या घुमंतू समुदाय के लोग, उनके लिए इनमें से कोई दस्तावेज बनवाना या उसे संभाल कर रखना भी एक चुनौती हो सकता है। हाँ, ये भी है। हो सकता है आधार की पहुंच उन तक ज्यादा हो गई हो, तो हाँ, व्यवहारिक स्तर पर चुनौतियां तो हो सकती हैं, लेकिन कानूनी तौर पर विकल्प देना ये सही दिशा में एक कदम है। हाँ।
असल जरूरत तो जमीनी स्तर पर प्रक्रिया को और आसान बनाने की है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये फैसला क्या दिखाता है? ये चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और नागरिकों की पहुंच बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है। ये उस सिद्धांत को मजबूत करता है कि भाई प्रशासनिक जटिलताओं की वजह से कोई भी योग्य नागरिक अपने वोट के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। अच्छा, तो ये तो हुई नाम वापस जुड़वाने की प्रक्रिया को आसान बनाने की बात। लेकिन उन 65 लाख लोगों का क्या जिनके नाम हटाए गए थे, उन्हें पता कैसे चले? इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए थे, है ना? अब यहाँ मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। हाँ बिल्कुल। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बिहार के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, CEO, उनके ऑफिस ने उन सभी लगभग 6.5 लाख मतदाताओं की पूरी लिस्ट सार्वजनिक कर दी है, जिनके नाम SIR प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट सूची से हटाए गए थे। अच्छा, पूरी लिस्ट पब्लिक कर दी? हाँ, पूरी लिस्ट। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिस्ट में सिर्फ नाम नहीं है, हर नाम के साथ उसे हटाने का कारण भी साफ साफ बताया गया है, जैसे मृत्यु या स्थायी रूप से कहीं और चले जाना, या फिर नाम का दोहराव मतलब डुप्लीकेट एंट्री। ये तो बहुत अच्छा कदम है। हाँ, और ये सारी जानकारी अब बिहार के सभी जिलों की जो आधिकारिक वेबसाइट्स हैं उन पर डाल दी गई है, ताकि कोई भी नागरिक या राजनीतिक दल या कोई सिविल सोसाइटी संगठन उसे देख सके और जरूरत लगे तो आपत्ति दर्ज करा सके। ये पारदर्शिता की दिशा में मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है। लिस्ट और कारण दोनों को सार्वजनिक करना, इससे पूरी प्रक्रिया में एक जवाबदेही आती है। हाँ। अब लोग खुद देख सकते हैं कि कहीं उनका या उनके किसी जानने वाले का नाम गलती से तो नहीं कट गया, और अगर कटा है तो क्यों कटा है। अगर उन्हें लगता है कि कारण गलत है, मान लीजिए किसी जीवित व्यक्ति को मृत बता दिया गया, ऐसा हो जाता है कभी कभी। हाँ, ऐसी खबरें आती हैं। या कोई कहीं गया नहीं और उसे माइग्रेटेड बता दिया, हाँ। तो अब उनके पास एक ठोस आधार है अपनी बात रखने का, उसे ठीक करवाने का। और ये जो आंकड़ा है 65 लाख, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये हमें याद दिलाता है कि भारत जैसे विशाल और गतिशील देश में एक बिल्कुल 100% सही मतदाता सूची बनाए रखना कितना मुश्किल काम है। हाँ जी। और ये लगातार चलने वाला काम है। सही बात है। लाखों लोगों की स्थिति हर साल बदलती है, पते बदलते हैं, नए वोटर जोड़ते हैं, कुछ लोगों का निधन होता है। इसीलिए समय समय पर SIR जैसी सघन प्रक्रियाओं की जरूरत पड़ती है, ताकि लिस्ट ज्यादा से ज्यादा सटीक रहे। हाँ, 65 लाख का नंबर वाकई चौंकाता है। ये दिखाता है कि कितनी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां जमा हो सकती हैं अगर नियमित रूप से सफाई ना हो। बिल्कुल। और यहीं से ये एक जरूरी सवाल भी उठता है कि भविष्य में इस पूरी प्रक्रिया को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तकनीक का इस्तेमाल कैसे और अच्छा हो सकता है। जो जमीनी स्तर पर सत्यापन होता है, फील्ड वेरिफिकेशन, उसे और कैसे पुख्ता किया जा सकता है ताकि गलतियां कम से कम हों। क्या जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स हैं, BLOs, उनको और संसाधन चाहिए या बेहतर ट्रेनिंग? इन सब पर लगातार सोचने और सुधार करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। सही कहा आपने। और ये जो मतदाता सूची को अपडेट रखने की कवायद है, ये सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है। हमें खबरों से पता चल रहा है कि ओडिशा जैसे दूसरे राज्य भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। अच्छा, ओडिशा भी? ये है कि ओडिशा में अगले साल मतलब सितंबर-अक्टूबर 2025 के आसपास इसी तरह की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया कराने की योजना है। और इसके लिए वहाँ तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, जैसे बढ़ती आबादी और वोटरों की सुविधा के लिए राज्य में जो पोलिंग बूथ हैं उनकी संख्या को मौजूदा 38,000 से बढ़ाकर 45,000 करने का प्रस्ताव है। ये भी अपने आप में बड़ा काम है। हाँ, लॉजिस्टिक्स का बड़ा चैलेंज होता है ये। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प आंकड़ा ओडिशा से ये आ रहा है कि वहाँ के लगभग 90% मतदाताओं के नाम पहले से ही आधार से जुड़े हुए हैं। 90%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, काफी ऊंचा प्रतिशत है ये। हाँ, ओडिशा का ये 90% आधार लिंकेज का आंकड़ा ये साफ संकेत है कि मतदाता पहचान को आधार से जोड़ने का काम काफी तेजी से आगे बढ़ा है। कम से कम कुछ राज्यों में तो जरूर। चुनाव अधिकारियों के लिए भी ये एक उपयोगी साधन हो सकता है। ताज़ा खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें